वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? बढ़िया है? चलिए बढ़िया रहिए, अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का सैम्पल पेपर 4। इसके पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये देखिए, ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है जिसमें पूरे के पूरे 10 सैम्पल पेपर्स बायोलॉजी के दिए हुए हैं और इसमें आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए नोट्स भी दिया हुआ है। बहुत शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है और बहुत टू द पॉइंट नोट्स दिया हुआ है जिसे पढ़ के आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अपना पेपर। सिर्फ 1 डे रिवीजन है, आप इसे पढ़ सकते हो और पूरा का पूरा कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। रिवीजन के लिए बच्चों हम लोग जो सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं 10 सैम्पल पेपर्स, वो इसी बुक से लिया गया है। लाइक आपने सुना होगा सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 3, 4, तो वो इसी बुक से लिया जा रहा है। इस बुक में वही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम आपको सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों आप लोग ये बुक ले लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसके लिए हमारे वीडियोस देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सैम्पल पेपर 4। क्या है इसमें, चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्या आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो हर पेपर की तरह इस पेपर में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, देखो जैसे सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए पेपर रिलीज किया था, इस बुक में भी वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपकी बुक मेंशन है। तो ये पूरी जैसे सीबीएसई ने डिज़ाइन करके आपके लिए दिया था वैसे ही हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। आप सॉल्व करिए और एक सिटिंग में कोशिश करिए कि जो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया गया है एक पेपर आप उतने में सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन तो आपको अभी तक याद हो गया होगा भाई। ये क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। उसके बाद इसमें जो सेक्शन ए होता है यहाँ पे है 24 क्वेश्चंस। करने कितने हैं आपको? सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। नाउ सेक्शन बी, इसमें भी 24 क्वेश्चंस है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में आपको दिए हुए 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। इट मीन्स कि आपको ओवरऑल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, करने हैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन, है ना। 50 क्वेश्चन करने। अब सी, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बेटा कोई क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा कि ये मुझे नहीं आ रहा है, वो छोड़ दिया। कुछ ना कुछ दिमाग पे जोर लगा के सोच के आंसर निकाल के टिक कर दीजिएगा, हो सकता है आंसर आपका सही आ जाए। मार्क्स की बात करें बेटा तो 35 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर में और जो टाइम आपके लिए अलॉटेड है सबको पता है ये कितना है, 90 मिनट्स। इट मीन्स कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स, ओके। इसके पहले 20 मिनट्स आपको पहले मिलेगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। चलिए ये तो भाई बात हो गई कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की। अब हम लोग जरा देखते हैं कि हमारे सेक्शन ए में क्या है। तो सेक्शन ए जो है बेटा ये कंटेन कर रहा है 24 क्वेश्चन। पता है आपको, इसमें से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और जो पहले अटेम्प्ट किए हुए 20 क्वेश्चन होंगे उसी की मार्किंग होगी, उसी का इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद वालों का नहीं होगा। हर एक सेक्शन से बता रहे हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन सी। सबसे पहला क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर 4 का। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सीड इज अ रिजल्ट ऑफ। सीड किसका रिजल्ट होता है बेटा, मतलब सीड कैसे फॉर्म होता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, मेयोटिक डिवीजन अकरिंग इन एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसके बाद दिया हुआ है माइटोटिक डिवीजन अकरिंग इन अ फर्टिलाइज्ड एग। फिर दिया हुआ है माइटोटिक डिवीजन अकरिंग इन एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल और लास्ट दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। अब इससे इजी क्या होगा, क्या होता है बच्चों, सीड की अगर बात करें तो सीड किसका रिजल्ट होता है। सीड जो होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन, जो कि कहाँ अकर होता है, दैट अकर इन फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये फूड को स्टोर करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इसके पास पोटेंशियल होती है, मतलब कि पावर होती है कि इससे कोई नया प्लांट डेवलप कर जाए, है ना। हम लोग सीड्स इसीलिए लगाते हैं ना ताकि नया प्लांट उसी वैरायटी का हमें मिल सके। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, माइटोटिक डिवीजन अकरिंग इन अ फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और आपको पता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसकी बेटा प्रैक्टिस बहुत कर लीजिएगा हर एक डायग्राम की जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम एनसीईआरटी जरूरी है क्या? अब भाई एनसीईआरटी नहीं जरूरी होगा तो और क्या जरूरी होगा आप बताओ? एनसीईआरटी से ज्यादा जरूरी क्या होगा आपके लिए? तो एनसीईआरटी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, जो भी कह लो वो है। ओके तो एनसीईआरटी भाई घोल के पी जाओ सब लोग और क्वेश्चंस करो। सी आइडेंटिफाई ए बी एंड सी गिवन इन द फिगर ऑफ एन एम्ब्रियो सेक बाय चूजिंग करेक्ट लेबलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। किसका डायग्राम है बच्चों ये? और इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है, कहाँ कहाँ का? ए बी एंड सी। चलो बताओ जल्दी से, ए पे क्या है? ए पे क्या है बच्चों? सी। ए पे क्या है आपका? एंटीपोडल है। और बी पे क्या है? बी पे आपका यहाँ पे देखिए, बी पे पोलर न्यूक्लियाई है और सी पे क्या है? सिनर्जिड है ना? तो ये हो गया आपका एंटीपोडल। बी क्या है आपका भाई? बी है पोलर न्यूक्लियाई और सी है सिनर्जिड। चलिए ढूंढते हैं हमें कहाँ ए पे एंटीपोडल मिलता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में ए पे एंटीपोडल दिया हुआ है, फाइन। बी पे देखते हैं, बी पे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई दिया हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल सेल दिया हुआ है, कौन सा सही होगा? सी पे देखिए यहाँ पे सिनर्जिड दिया हुआ है। इट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है ना? सेम यही चीज आपकी बुक में दी हुई है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, देख लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो रीजन यहाँ पे मिल जाएगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट। सी इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखो बेटा जितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना सब अलग अलग वैरायटी के मिलने वाले है ना? तो हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, देखिए, हो सकता है कि जो आपके ऑप्शन दिए उसमें से कोई क्वेश्चन बन जाए, फाइन। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी। इसमें से हमें चूज करना है कि जो दोनों को प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी को, फाइन। क्या ऑप्शन है? मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, मोनोशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड डायशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कौन सा सही होगा बच्चों? देखो ये जो सिचुएशन दी है इसमें से हमें क्या बताना है? जो दोनों को प्रिवेंट करता हो, मतलब कि ना उसमें ऑटोगैमी हो पाए ना उसमें गाइटेनोगैमी हो पाए, हमें ये बताना है। तो सी यहाँ पे दिया हुआ है जो चार ऑप्शन आपके, उसमें से क्या सही है? देखिए यहाँ पे लिखा है डायशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, मतलब डायशियस प्लांट वो जिसमें कि सिर्फ मेल या फीमेल होते हैं, पर्टिकुलर एक, ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट कर देते हैं दोनों, ऑटोगैमी को और गाइटेनोगैमी को। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और ये देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिल रहे हैं ना? चलिए भाई देखते हैं। टू अचीव 3-celled stage in angiosperm, which cell of the pollen grain divide to form 2 male gametes? कह रहे हैं कि 3-celled stage जो होते हैं एंजियोस्पर्म में, उसको अचीव करने के लिए जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और किससे डिवाइड होते हैं? मेल गैमेट से। तो हमें बताना है कि वो जो सेल होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? देखिए वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है और नन ऑफ द अबव है। कौन सी होती है भाई? जनरेटिव सेल होती है ना? कैसे होती है? देखो जनरेटिव सेल जो होती है ये डिवाइड होती है, किसमें होती है? 2 मेल गैमेट्स में, और वो 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं वो अचीव करते हैं 3-celled स्टेज को, ठीक है? किसमें? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या होता है बच्चों? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट आंसर है ना? जनरेटिव सेल में ही तो डिवीजन होता है, और किस में होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइन, ये देखो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम दिख रहा है? याद आ रहा है? बुक में है कहीं? सारे डायग्राम आपकी बुक में दिए हुए हैं। फाइन, देखिए ये है स्ट्रक्चर एक्स और ये है स्ट्रक्चर वाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द गिवन स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई।
पहले कह रहे हैं स्ट्रक्चर X इज सिनकार्पस एंड स्ट्रक्चर Y इज एपोकार्पस। फिर कह रहे हैं स्ट्रक्चर X इज एपोकार्पस एंड स्ट्रक्चर Y इज सिनकार्पस। उसके बाद कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर X एंड Y बोथ आर मल्टीकार्पेलरी, और फिर कह रहे हैं स्ट्रक्चर X एंड Y बोथ आर मोनोकार्पेलरी। ठीक है, तो बताओ बच्चों क्या होगा। सी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर X है इसकी बात करें तो ये किसका है, दैट इज ऑफ पेपेवल, और Y की बात करें तो Y किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज माइक्लिया। फाइन, ये तो ठीक हो गया। अब बताना है कि ये एपोकार्पस है कि सिनकार्पस है। इधर ये एपोकार्पस है कि सिनकार्पस है, मल्टीकार्पेलरी है कि मोनोकार्पेलरी है। ओके, चलिए बताइए जरा क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है। सी, यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर X है ये क्या है, दैट इज सिनकार्पस, और Y क्या है, ये है एपोकार्पस। फाइन, अब यहाँ पे बात करें तो इनकी कार्पेलरी कैसी होती है, मल्टी होती है या मोनो, तो बेटा इनकी कार्पेलरी जो होती है ये होती है मल्टी कार्पेलरी। इट मीन्स कि हमारा 1 और 3 सही है। नाउ कम टू द ऑप्शन, जो कोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पे दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड दिया है ना, देखिए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर सही होगा। क्लियर? ओके, तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है प्लांट का नाम ना दे, हो सकता है डायग्राम दे दे, तो कुछ भी हो सकता है भाई। पढ़ लीजिएगा आप लोग, और फिर हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमारे कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं। नाउ कम टू सी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड्स आर डिप्लॉयड। The extrusion of second polar body from the nucleus occur after the entry of sperm and completion of fertilization. Third statement है spermatogenesis and sperm differentiation under the control of FSH and testosterone. Fourth है a change in ovum after penetration of sperm is the formation of second polar body. And the fifth statement is the secondary oocyte in the Graafian follicle form a new membrane called zona pellucida surrounding it. Which of the above statement are correct? यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो पांचों स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बताइए भाई, आपको क्या लग रहा है, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, दोनों क्या डिप्लॉयड होते हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये होता है डिप्लॉयड, और स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, दैट इज हैप्लॉयड। तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। नाउ द एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लियस अकर आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच, एफएसएच के कंट्रोल में होता है और टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है, ये भी सही है। A change in ovum after penetration of sperm is the formation of second polar body, that is also true. The secondary oocyte in Graafian follicle forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है भाई। अब सोचो जरा, इसमें से पहला वाला गलत हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही है। तो यहाँ पे देखिए जो कोड्स दिए हुए हैं आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से मैच करें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, बी पे भी नहीं है, सी पे भी नहीं है, और ये देखिए ये यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन्स कि ये डी आपका करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये था ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ओके चलिए भाई आगे हम लोग फिर से डायग्राम वाले क्वेश्चन पे। बेटा देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना ये सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं और सारे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। ओके तो अगर आपको डायग्राम विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप बुक खोलो, वहां से देख लो और समझ जाओ। क्वेश्चन क्या है, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का फिगर है ये। सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द लेबल पार्ट ए बी सी एंड डी। मतलब हमें ऑप्शन में से बताना है कि ए बी सी डी के लिए कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फाइन बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये ए पे क्या हो रहा है, ओवम है और स्पर्म आके मीट कर रहे हैं, है ना। एक स्पर्म एंटर कर गया है, बाकी वॉल ऑफ जो ओवम है वहां पे अंदर जाने की, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहे।
बी पे क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है ना, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोमस। इसके बाद यहाँ पे देखिए सी पे ये क्या है, ये यहाँ पे 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है ना, 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है एंड दैट इज नोन एज ब्लास्टोमस। इसके बाद हमारे डी पे देखिए कई सारे सेल्स बन गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है। अब आपको करेक्टली बताना है कि ये जो स्टेजेस दिखाए जा रहे हैं ए बी सी डी में, ये क्या करेक्ट प्लेस पे हो रहे हैं। तो सी ए पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बी की अगर बात करें, ए क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द फर्टिलाइज्ड जाइगोट। क्या ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अभी हो रहा है, फर्टिलाइज्ड नहीं है। बी की अगर बात करें तो बी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, मोरुला का फॉर्मेशन, ओके। और सी की अगर हम लोग बात करें तो सी क्या कर रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पे। और डी की बात करें तो डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को। इसमें से बताइए कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो डी वाला है, डी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को, है ना, ये सही ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ओके। बस यहाँ पे बताना था कि किसका कहाँ पे करेक्टली इम्प्लांटेशन हो रहा है, या फॉर्मेशन हो रहा है, या डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपको चूज करना था। सी क्या कह रहे हैं ये, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं और फिर बताते हैं क्या है। क्लीवेज इज द रैपिड mitotic division occurring on the way through isthmus to oviduct. It occurs in क्लीवेज का जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, ये कहाँ अकर होता है, दैट इज अकरिंग ऑन द वे थ्रू isthmus टू ओविडक्ट। सबसे पहली बात, ये कहाँ अकर होता है बेटा, तो ये अकर होता है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। ये होते हैं बेटा जाइगोट, है ना, ये क्या होते हैं, जाइगोट होते हैं। क्लीवेज का जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, ये अकर होता है isthmus में टू ओविडक्ट, और इट अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब, और क्या होता है ये, दैट इज जाइगोट। तो ये जाइगोट होता है, समझ में आ रहा है। चलिए, गैमेट है तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म का भी नहीं होगा, और ओवा हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ओवा का प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए क्लीवेज कह रहे हैं, तो क्लीवेज का फॉर्मेशन कब होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद ना, तो यहाँ पे जाइगोट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, मेमरी ग्लैंड्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल, अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मेमरी ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल, बिकॉज कह रहे हैं मेमरी ग्लैंड जो होता है फीमेल बॉडी में, ये पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये तो सही है। पूछ रहे हैं बिकॉज, मतलब क्यों होता है। मेमरी ग्लैंड्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दे आर वेल डेवलप्ड इन फीमेल एंड वेस्टिजियल इन मेल। After puberty, breast size increases due to the secretion of estrogen, and the last one is all of the above. बताना है भाई, ओके। सोचिए जरा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल्स में, है ना, दे आर नॉट प्राइमरी। उसके बाद ये वेल डेवलप होते हैं फीमेल में, और वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं मेल में। वेस्टिजियल मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन है बट उनका कोई फंक्शन नहीं है, ओके। नाउ आफ्टर प्यूबर्टी ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये भी सही है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ब्रेस्ट की साइज जो होती है फीमेल्स में वो बढ़ने लगती है, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन की वजह से। तो इसका मतलब कि हमारे जो तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सब सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। कहीं भी लगे कि अगर 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरे में आपको कंफ्यूजन है, लेकिन 2 के लिए आप श्योर हो कि 2 तो बिल्कुल ही सही है, तो वहां पे अगर ऑल ऑफ द अबव दिया हो, गो विद दैट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी क्या है ये, ऑब्जर्व द डायग्राम शोन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है। नाउ आइडेंटिफाई मेथड एक्स, मतलब पहले हमें मेथड बताना है कि इसमें कौन सा मेथड है, वो एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये एक्स है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में है या फीमेल है उनमें दिया हुआ है, तो ये बताना है आपको। वो वाई पे नेम ऑफ द ऑपरेटेड पार्ट, मतलब कि कौन से पार्ट का ऑपरेशन हुआ है ये बताना है। इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ बच्चों, सबसे पहले आप बताओ ये मेल में है या फीमेल में है? ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए ये मेल में है या फीमेल है। तो बेटा ये फीमेल में है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ये तो हो गया भाई कि ये फीमेल में। यहाँ पे देखिए फीमेल 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 लिखा हुआ है। ओके, नाउ अब अगर बात करें तो कौन सा पार्ट कट हुआ है? नेम ऑफ ऑपरेटेड पार्ट, ये कौन सा है भाई? ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। यहीं पे तो कट लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। तो फीमेल्स में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फीमेल्स में ये जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, मेल में क्या होता है? वेसेक्टॉमी, बट ये मेल का डायग्राम तो है नहीं। इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवा का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे स्पर्म की मीटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ये बेस्ट मेथड तो है, बट इसके बाद अगर कोई चाहे कि मैं रिवर्स हो जाऊं, मतलब कि ये फेलोपियन ट्यूब फिर से जोड़ दी जाए और फिर से फर्टिलाइजेशन के चांसेस हों, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सी क्या क्वेश्चन है? The method of directly injecting a sperm into the ovum is assisted by reproductive technology is called। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मेथड है जिसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी में। ओके, इसे क्या कहते हैं? तो बेटा अगर जैसे क्या होता है, कभी कभी स्पर्म का जो काउंट होता है, गैमेट्स जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियली उस गैमेट्स को फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, लाइक कभी इंजेक्शन से, कभी निडल से, इससे। तो अब कह रहे हैं कि वो क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिफ्ट दिया हुआ है, जिफ्ट दिया हुआ है, ईटी दिया हुआ है और ICSI दिया हुआ है। क्या होता है बच्चों? ये होता है ICSI, होता है ना। गिफ्ट मतलब गैमेट का ट्रांसफर, जिफ्ट मतलब जाइगोट का ट्रांसफर, और ICSI का मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। तो ये होता है स्पर्म को आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये होता है ICSI। क्लियर? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज। Which among the following cannot be detected in a growing fetus with the help of amniocentesis? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको एमनियोसेंटेसिस के थ्रू नहीं डिटेक्ट किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू किसमें डिडक्शन होता है बेटा? तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ग्रोइंग फीटस, मतलब जब फीटस मदर वूम में रहता है वहां पर डिडक्शन हो सकता है कि कहीं उसको कोई जेनेटिकल क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए देखते हैं। डाउन सिंड्रोम है, टिटनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। कौन सा होगा भाई? डाउन सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस भी वही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी वही है। टिटनेस क्या है? टिटनेस जो होता है ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के थ्रू होता है। लाइक कभी आपको कोई चीज आयरन की निडल या आयरन का कोई, मान लीजिए जो जंग लगी हुई चीजें होती हैं, वो आपकी बॉडी में प्रिक कर जाए तो उसकी वजह से टिटनेस हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग टीके लगवाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, ये सारी चीजें प्रिकॉशंस लेते हैं, तो ये टिटनेस होता है। और अगर टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? जेनेटिकल, मतलब क्रोमोसोमल डिजीज हैं, जेनेटिक से रिलेटेड डिजीज है, बट टिटनेस ऐसा नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? मतलब गलत वाला बताना है, सही वाला चूज कर लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा गलत है, या गलत आपको पता हो तो गलत ही बता देते हैं। क्या गलत है भाई, है ना, इसमें तो यही करते हैं। चलिए देखते हैं।
A dominant allele determine the phenotype when paired with a recessive allele. कह रहे हैं कि एक जो डोमिनेंट एलिल होता है ये डिटरमाइन करता है फिनोटाइप व्हेन पेयर्ड विद अ रिसेसिव एलिल. उसके बाद कह रहे हैं अ रिसेसिव एलिल इज वीकर देन अ डोमिनेंट एलिल. रिसेसिव एलिल जो होता है वो वीकर होता है देन अ डोमिनेंट एलिल. थर्ड कह रहे हैं रिसेसिव एलिल डू नॉट शो इट्स इफेक्ट व्हेन पेयर्ड विद अ डोमिनेंट एलिल. मतलब जो रिसेसिव एलिल होता है ये अपना इफेक्ट नहीं शो करता है जब वो पेयर्ड होता है डोमिनेंट एलिल से. A dominant allele is always better for an organism. मतलब डोमिनेंट एलिल जो होता है ये हमेशा ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा ही होगा, ये कह रहे हैं. अब हमें कोट्स बताना है. क्या बताना है बेटा? फॉल्स बताना है ना? फॉल्स बताना है तो बताओ, सोचो क्या होगा इसका आंसर. क्या इनमें से कौन जो चारों स्टेटमेंट दिए वो चारों सही है या चारों गलत है या कोई पर्टिकुलर एक गलत है? चलिए जरा सोचिए और बताइए. सी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डोमिनेंट एलिल है ये डिटरमाइन करते हैं फिनोटाइप को जब इनका पेयर्ड होता है रिसेसिव एलिल से. तो ये क्या है? ये तो सही लिखा हुआ है. नाउ अ रिसेसिव एलिल इज वीकर देन अ डोमिनेंट एलिल. ये सही नहीं लिखा हुआ है ना? रिसेसिव एलिल जो होते हैं ये वीकर नहीं होते हैं डोमिनेंट एलिल से, है ना? ये नहीं होते. उसके बाद कह रहे हैं रिसेसिव एलिल डू नॉट शो इट्स इफेक्ट व्हेन पेयर्ड विद अ डोमिनेंट एलिल. कह रहे हैं जो रिसेसिव एलिल होते हैं ये शो नहीं होते, अपना इफेक्ट शो नहीं करते जब ये डोमिनेंट एलिल से पेयर होते हैं. तो ऐसा तो नहीं होता ना बेटा. देखो क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से शो नहीं हो पाते हैं. ओके और यहाँ पे अगर बात करें कि ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते जब ये पेयर्ड होते हैं डोमिनेंट एलिल से, तो क्यों नहीं होते भाई? कभी कभी डोमिनेंसी ज्यादा हो जाती है. ओके लेकिन कभी कभी तो रिसेसिव शो होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी रिसेसिव जो होते हैं वो शो होते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए. इसके बाद दिया हुआ डोमिनेंट एलिल इज ऑलवेज बेटर फॉर एन ऑर्गेनिज्म. ये भी सही नहीं है क्योंकि डोमिनेंट एलिल जो होता है ये हमेशा सही नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए. कभी कभी कोई पर्टिकुलर डिजीज भी ट्रांसफर हो जाती है या कभी कभी वो अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं डोमिनेंट की वजह से. तो यहाँ पे आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये गलत दिया हुआ है. तो यहाँ कोट्स देखिए, ये आपका मैच कर रहा है ना? गलत वाला बताना था. ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें. चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फॉल्स वाला इसमें मतलब फिर बताना है. तो इसमें बताना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में. सी सबसे पहले दिया हुआ है ह्यूमन कंटेन 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम. क्या ह्यूमन 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम कंटेन करते हैं? नहीं भाई, ह्यूमन जो होते हैं ये कंटेन करते हैं 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम करते हैं. और एक पेयर क्या होता है बेटा? एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम. ये होता है ओके एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. तो ये मिला के हो जाते हैं 23. तो यहाँ पे क्या होगा? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम. ओके तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है. नाउ सी फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम. ये तो सही है. जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड. ये भी सही है क्योंकि जेनेटिक मेकअप क्या होता है, मेल की अगर बात करें तो मेल में कौन कौन से गैमेट्स होते हैं? एक्स और वाई. एक्स अगर फीमेल, और फीमेल में कौन से होते हैं बेटा? एक्स और एक्स. एक्स अगर एक्स के साथ मैच कर जाता है तो क्या होता है? डॉटर फॉर्मेशन होती है. ये एक्स इस एक्स से फॉर्म मैचअप हो जाएगा तो भी डॉटर होगी. बट ये वाई अगर एक्स के साथ होगा तो क्या होगा? एक्स और वाई, तो ये मेल चाइल्ड होंगे. और फिर ये भी होगा तो एक्स और वाई मेल चाइल्ड होंगे. तो इट मीन्स कि जो जेनेटिक मेकअप होता है स्पर्म का ये डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या है. फाइन, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. इन मेल 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस. सही बात है, एक्स और वाई 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी सही है. इट मीन्स कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के लिए वो है आपका ह्यूमन कंटेन 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम. मतलब ये ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही बताना है, तो ये
करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज, अ कलर ब्लाइंड मैन whose parent had normal vision। एक कलर ब्लाइंड मैन है, उनके पेरेंट जो है वो कैसे हैं? नॉर्मल विजन है, मतलब जो पर्सन है उसके मदर फादर जो हैं उनकी नॉर्मल विजन है। एंड हुज पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैड नॉर्मल विजन, मतलब कि उनके जो पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादी दादा या नानी नाना, ये भी क्या है? इनकी नॉर्मल विजन है। ओके, प्रोबेबली ही इनहेरिटेड द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम हिज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इनहेरिटेंस हुआ है जीन का, जिसकी वजह से उनको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, वो किससे आया होगा? चलो बेटा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है ये किसके थ्रू आती है? ये कलर ब्लाइंडनेस डिजीज जो होती है ये मदर से सन को ट्रांसफर होती है। तो क्या चांसेस हैं? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल और पैटर्नल फादर, फादर या मदर। बहुत सही आंसर है इसका, मदर, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है ये मदर से सन में ट्रांसफर होती है, पता है आपको? तो ये करेक्ट आंसर है इसका, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, ये भी अच्छा है, लेट्स सी कैसा है और क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile। कौन सी डिजीज होती है बच्चा जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसके पूरे कैरेक्टर कैसे होते हैं? मैस्कुलिन की तरह होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है ना। एक्चुअली इनमें क्या होता है, ये स्टेराइल होते हैं बिकॉज कि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाता है, 44 होते हैं और इसके साथ इनमें XX और Y होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम जो होता है ऐड ऑन हो जाता है, ओके, जिसकी वजह से ओवरऑल इनका मैस्कुलिन कैरेक्टर होता है, गायनेकोमेस्टिया होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। फाइन, सो विच डिजीज इज दिस? दिस इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ओके फाइन, ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, जो मदर और फादर हैं किसी पर्सन के, मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप, पर्सन क्या है? ओ ब्लड ग्रुप का है। मदर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? A एंड B, ओके। नाउ व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर, मतलब हमें बताना है कि मदर और फादर का जीनोटाइप क्या है, ठीक है? ये आपके ऑप्शन दिए मदर के लिए, वो ऑप्शन दिए आपके फादर के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है? O। मदर की अगर बात करें तो उनका ब्लड ग्रुप क्या है? A ब्लड ग्रुप है। फाइन, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? B ब्लड ग्रुप है। तो अगर A ब्लड ग्रुप के हम लोग जीनोटाइप्स बनाते हैं तो क्या बनेंगे? ये IA एंड I, ये मदर का है और ये फादर का है। और अगर B ब्लड ग्रुप के हम लोग जीनोटाइप्स बनाते हैं तो क्या बनेंगे? IB एंड I, यही बनेगा। चलिए अब इनका अगर हम लोग क्रॉस करवा दें तो सबसे पहले क्या मिलेगा? IA और IB, ठीक है, फिर IA एंड I, देन IB एंड I, एंड द लास्ट वन इज ओके। चलो बताओ अब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा AB, ये ब्लड ग्रुप होगा A, ये B और ये O। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा? O है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। मदर क्या है? मदर इज अ हेट्रोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप एंड फादर इज अ हेट्रोजाइगस फॉर B ब्लड ग्रुप। सही है आंसर? यही आंसर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्रॉस करवा लोगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ब्लड ग्रुप वाले अगर कोई क्वेश्चन है, लाइक अगर मदर फादर का दिया है और सन का पूछ रहा है, या सन का दिया है मदर फादर का पूछ रहा है वहाँ पे, तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट?
यहाँ पे कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के लिए वो करेक्ट है, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सी, क्या कह रहे हैं, एस स्ट्रेन हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, दैट इज ट्रू। एस स्ट्रेन के पास क्या था, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की कोट थी। ओके, फिर कह रहे हैं एस स्ट्रेन आर वर्लेंट एंड कॉज निमोनिया इन्फेक्शन वाइल आल स्ट्रेन डू नॉट, तो ये भी सही है। एस स्ट्रेन जो था दैट इज वर्लेंट और क्या कॉज करा था, निमोनिया का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मतलब आल स्ट्रेन ऐसा नहीं कर रहा था, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ आल स्ट्रेन, मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये किससे एसोसिएट है, विथ आल स्ट्रेन। क्या वो आल स्ट्रेन से एसोसिएट था, नहीं, दैट इज एसोसिएटेड विद एस स्ट्रेन, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, तो किसमें एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का, ये टेस्ट ट्यूब में हुआ था, तो ये भी सही है। इट मीन्स कि आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। बताना क्या है, करेक्ट बताना है बेटा। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है, मिल गया, चलिए इजी है। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस पढ़ लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, फाइन, क्या पता केस स्टडी ही आ जाए उससे, ठीक है, तो इसका ध्यान दे लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटीआर प्रेजेंट ऑन mRNA रेफर्स टू, यूटीआर प्रेजेंट होता है mRNA में, ये क्या रेफर करता है, यूटीआर क्या होता है बेटा, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो प्रेजेंट होते हैं mRNA में वो होते हैं, ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों पे, मतलब स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन दोनों जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, अनट्रांसक्रिप्ट रीजन एट बोथ 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड, तो ये तो अनट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, अनट्रांसलेटेड होता है। अनट्रांसलेटेड रीजन एट 5 प्राइम एंड, यहाँ पे सिर्फ एक दिया हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट, अनट्रांसलेटेड रीजन एट बोथ 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, तो क्या होगा, लेट्स सी। वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, क्या वो प्रिवेंट कर देगा आरएनए को ट्रांसलेट होने में प्रोटीन के लिए। Would not prevent RNA from being translated into protein, will lead to continuous synthesis of RNA or will give rise to double-stranded RNA with lower stability. बेटा देखो क्या होता है, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा ये प्रोड्यूस हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में ना, तो ये एक हर्डल क्रिएट कर देगा, मतलब फिर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है, would prevent RNA from being translated into protein, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ E. coli that involve the LAC-I gene product is जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ E. coli। अगर ये इन्वॉल्व होता है LAC-I जीन में प्रोडक्ट के, तो वो क्या होता है, ये आपको बताना है। फाइन, लेट्स सी ऑप्शन क्या दिया, पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय लैक्टोज, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद दिया हुआ है नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल बिकॉज इट रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट दिया हुआ है फीडबैक इनहिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो इसमें क्या होता है, जो जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन होते हैं ई कोलाई के, ये इन्वॉल्व होते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, लैक-आई जीन के प्रोडक्ट में। क्यों होते हैं भाई, ये बताना है आपको। ओके, क्या होता है बेटा, देखो जो नेगेटिवली इंड्यूसिबल होते हैं ना, दैट इज बिकॉज कि उसका रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो प्रिवेंट कर देता है। किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को,
है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए बी पे आपका दिया हुआ है नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये इजी टफ बन सकता है आपके लिए। कम सी, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल साहब ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था टू कैरी आउट हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज पी प्लांट हैज ऑल कैरेक्टर। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट सेलेक्ट किया था बिकॉज पी प्लांट में सारे कैरेक्टर थे। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो द कैरेक्टर दैट इज नॉट मेंडेलियन। मतलब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टर मेंडेलियन कैरेक्टर नहीं है। मतलब इसमें से वो कैरेक्टर बताना है जो कैरेक्टर मेंडल साहब ने चूज नहीं किया था। तो बेटा देखो, फ्लावर पोजीशन ये चूज किया था, एक्साइलरी एंड टर्मिनल चूज किया था, सीड शेप चूज किया था, राउंड रिंकल्ड ये भी सही है, पॉड शेप चूज किया था, इनफ्लैट एंड कंस्ट्रक्टेड, लीफ शेप, क्या लीफ शेप सेलेक्ट किया था उन्होंने? लीफ शेप नहीं लिया था, लीफ शेप नहीं लिया था। तो यहाँ पे क्या बताना है? जो कैरेक्टर मेंडल साहब ने नहीं लिया था। तो ये वाला कैरेक्टर जो लीफ शेप दिया है ओवल एलोंगेटेड, ये कैरेक्टर उनके एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व नहीं था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ऐसा डायग्राम आपने देखा है? आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में। फाइन, चलिए ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये डायग्राम हमें देखना है ये वाला, और हमें आंसर बताना है। Hershey and Chase used S and P to prove that DNA is a genetic material. Their experiment proved that DNA is genetic material because, क्या ये Hershey and Chase का एक्सपेरिमेंट है? तो ये Hershey and Chase का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। फाइन, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। अब बताना क्या है, देखो क्या वे पूछ रहे हैं कि इसमें से हमें बताना है कि Hershey and Chase uses S and P to prove that DNA is the genetic material. Their experiment proved that DNA is genetic material because DNA genetic material है। क्यों? Progeny virus retained P but not S. That is true. मतलब कि जो प्रोजेनी वायरस है ये कहाँ रिटेन्ड हो रहा है? That retained P पे रिटेन्ड हो रहा है बट S पे नहीं हो रहा है। ओके। Retention of P in progeny virus indicated that DNA was passed on. ये भी ट्रू है। जो रिटेंशन है P पे प्रोजेनी में, जो रिटेंशन है P का प्रोजेनी वायरस में, ये इंडिकेट कर रहा है कि DNA जो है वो पास हो चुका है ना। Now loss of S in progeny viruses indicate that protein were not passed on. अगर लॉस हो रहा है S का प्रोजेनी वायरस में, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है वो पास नहीं हुआ है। क्या ये सब सही है? ये सब सही है। लास्ट में दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो भाई सिंपली है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है, तो अगर आप कहीं कंफ्यूज हो, डायग्राम पढ़ा होगा आपने, तो ये क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, जितने क्वेश्चन इस बुक में है ना सब बहुत अच्छे हैं। फाइन, इसके बाद दिया हुआ है गिवन बिलो आर स्टेप्स ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। डीएनए एप्लीकेशन के स्टेप सबको पता है? पता है कि नहीं पता है? तो इसमें डीएनए एप्लीकेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं। कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं। ओके। सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें, मतलब करेक्ट अरेंजमेंट बताना है रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, पेयरिंग ऑफ बेसेस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ अ चेन, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर, अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एट द ओरी साइट। क्लियर। चलिए बच्चों, बताना है कि कौन सा सही स्टेप है, इसको हमें अरेंज करना है। फाइन, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर आपको स्टेप्स पता होगा तो कर ले जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, देखो इनमें से हमें बताना है
तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एट द ओरी साइट, ये क्या होगा, ये पहला होगा। ओके, दूसरे की बात करें तो दूसरा देखो कहाँ पे, दूसरे में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन किसका होता है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज सेकंड। इसके बाद क्या है, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का एक्सपोजर होता है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ये थर्ड होगा। इसके बाद क्या होता है बच्चों, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होती है। सी, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कहाँ है, थर्ड पे है, तो ये आपका फोर्थ स्टेप है। इसके बाद क्या होता है, पेयरिंग होती है ना, बेसिस जो होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, तो ये आपका हो गया फिफ्थ। अब क्या बचा, सिक्स और सेवेंथ, मतलब सिक्स स्टेप और सेवेंथ स्टेप हमें बताना है। सिक्स स्टेप क्या होता है, चेन का फॉर्मेशन होता है, बेस की पेयरिंग के बाद क्या होता है, चेन बनना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ चेंज, ये हो गया सिक्स। और इसके बाद क्या होता है बेटा, प्रूफ रीडिंग होती है, मतलब कि क्या डीएनए का जो रिपेयरिंग हुआ है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ है, क्या वो सही तरीके से हुआ है, तो एट द लास्ट वो होती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सेवेंथ है। चलिए अब जरा देखें हमें कहाँ सही ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले ये हमारा जो सेवेंथ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पे आ रहा है। सेवेंथ पे देखिए, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है ना, बाकी तो नहीं है। चलिए अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो बी पे अगर देखें तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो है ये सेकंड पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद फर्स्ट मिल रहा है आपका एक्सपोजर ऑफ डीएनए, ये मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो अगर आपको 2-3 स्टेप पता होंगे तो आप टिक कर सकते हो, बट हम लोग मैच कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होती है, वो है थर्ड पे, तो ये देखिए यहाँ पे है। इसके बाद क्या होता है, पेयरिंग ऑफ बेसिस, वो देखिए यहाँ पे है फिफ्थ पे। फिर क्या है, चेन का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ है, यहाँ है। ओके, और लास्ट में क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होती है डीएनए रिपेयर की, यहाँ पे। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, दैट इज बी। क्लियर, स्टेप्स पता होंगे तो आप कर लोगे। या हो सकता है एग्जाम में ऐसे कुछ आ जाए कि एक आध स्टेप स्किप करके वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे दे, या फिर उसमें से कुछ सही ऑप्शन चूज करने को दे दे, तो वो हो सकता है। फाइन, तो स्टेप्स याद कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से ताकि आपको पता हो। तो बेटा यहाँ पे आपका सेक्शन ए फिनिश हो गया है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन ए आपका फिनिश हो गया है, सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सेम एज सेक्शन ए, सेक्शन बी में भी आपके 24 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और करने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने। फाइन, इसमें भी जो पहले अटेम्प्ट करोगे आप 20 क्वेश्चन, उन्हीं का इवैल्यूएशन होने वाला है। और इसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, तो इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं असर्शन और रीजन टाइप के। सेक्शन बी का सीरियल नंबर जो है दैट इज फ्रॉम 25 टू 48। ठीक है, इसमें 25 से 28 तक असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होता है, बोथ असर्शन एंड, पहले मतलब ये 4 ऑप्शंस आपको कॉमन मिलेंगे असर्शन एंड रीजन में। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, बी ऑप्शन होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं असर्शन और रीजन के, ये दोनों अपनी जगह पे सही हैं, बट जो रीजन दिया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी पे होता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब ए वाला स्टेटमेंट असर्शन वाला सही है बट रीजन फॉल्स है, गलत है। और लास्ट में होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए तो आप तैयार हैं, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सी असर्शन एंड रीजन का है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दिया हुआ है ओनली क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। रीजन दिया हुआ है द ओनली वे टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज सेल्फ स्टेरिलिटी।
मतलब असर्शन तो सही दिया हुआ है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये किस में अकर होता है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, दैट इज ट्रू। रीजन दिया हुआ है जो सिर्फ एक तरीका होता है प्रिवेंट करने का सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ये सिर्फ सेल्फ स्टेरिलिटी होता है। तो क्या सिर्फ सेल्फ स्टेरिलिटी होता है? नहीं बेटा, यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी होता है, डाइकोगैमी होता है, हेटेरोस्टाइल होता है, कई और तरीके होते हैं। तो यहाँ पे जो असर्शन है ये ट्रू है और रीजन जो है ये फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स वाला जो आप लोग करते हो सेम वैसे ही होता है, असर्शन और रीजन में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes an explosion। मतलब कि जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में प्रेगनेंसी के एंड में, तो उस टाइम पे क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, मतलब जो फीटस होता है वो मदर वूम से बाहर आता है। फाइन, stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion result in the stronger contraction। ये सही दिया हुआ है। जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है ना बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन जो होते हैं उसका सिक्रीशन होता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होने लगता है। इट मीन्स कि यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है ये दोनों सही है और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है असर्शन का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ठीक ना, क्या पहले क्या करते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ट्रू है, नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। मान लीजिए अगर पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है पहला वाला सही है, तो ये आपको यहाँ पे जो लास्ट के 2 ऑप्शन है उसमें से हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि एक सही है दोनों सही है और क्या रीजन सही लिखा हुआ है, तो आपको बस रीजन देखना होगा कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बस वो करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैरियर मेथड से। बैरियर मेथड क्या है? इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग फिजिकली। बैरियर मेथड मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें जो ओवम और स्पर्म होता है उसके लिए बैरियर का काम करते हैं, जो बैरियर मेथड होते हैं, मतलब वो ओवम और स्पर्म को मीट नहीं होने देते हैं। रीजन है बैरियर मेथड कैन बी यूज ड्यूरिंग इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इजैकुलेटेड सीमेन इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रेट ऑफ द फीमेल। तो ये भी बेटा सही लिखा हुआ है कि बैरियर मेथड को कब यूज किया जाता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के टाइम पे, जिससे कि प्रिवेंट हो सके एंट्री ऑफ सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओके, तो यहाँ भी आप देखिए दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट दिए हुए हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, कह रहे हैं पेयरिंग एंड segregation of a pair of chromosome would lead to the separation of a pair of factor that they carry। Fine, रीजन कह रहे हैं 2 alleles from a pair of gene are located on similar site of non-homologous chromosomes। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा जो कह रहे हैं पेयरिंग और सेग्रीगेशन है पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, वो लीड करता है सेपरेशन के लिए ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दैट दे कैरी, मतलब जो फैक्टर वो कैरी करते हैं उनके लिए। फिर रीजन दिया हुआ है 2 एलील फ्रॉम अ पेयर ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन सिमिलर साइट ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो पहले तो रीजन गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये नॉन नहीं होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। जो 2 एलील फ्रॉम अ पेयर ऑफ जीन होते हैं ये लोकेटेड होते हैं सिमिलर साइट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भाई सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, ये ऐसे होता है। सारे क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में हैं, आप अपने बुक्स खोल के वहां पे देख सकते हो। चलो, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड तो हमें लगता है जितने क्वेश्चन आएंगे सब के सब इजी होंगे। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो, फिगर दिया हुआ है वो उसको कंसीडर करना है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, मतलब हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। पहले क्या दिया है,
एंट्रम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी फाउंड इन इट। बी पे क्या कह रहे हैं? एंट्रम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी फाउंड इन इट। क्या ये सही दिया हुआ है? यहाँ पे देखो इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे जो एंट्रम होता है ये किस में फाउंड होता है? दैट इज फाउंड इन ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल आपका कहाँ है? दैट इज ऑन डी पे है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है ना। ओके तो ये है, तो ये आपका गलत हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, पहले ही हमें मिल गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। फाइन, ये भी क्वेश्चन इजी है, पॉलिनेशन से है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस लाइट non-sticky pollen grain in large numbers and stigma are long and feathery. These modification facilitated pollination by, बहुत सिंपल है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का प्लांट है, ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं? पॉलन जो इनके होते हैं ये लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, और इनका जो स्टिग्मा होता है ये लॉन्ग और फेदरी होता है। तो जो मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट होगा पॉलिनेशन के लिए वो कौन सा होगा? विंड होगा भाई। एक तो ये लाइट है, पॉलन ग्रेन्स लाइट है, तो विंड का फ्लो होगा तो वो पॉलन ग्रेन्स उड़ के चले जाते हैं, और नॉन स्टिकी होते हैं मतलब अटैच नहीं होते हैं उसी पर्टिकुलर फ्लावर से। फाइन, तो ये किससे होगा? दैट इज बाय विंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सी, a pregnant woman recently visited a gynecologist and was suggested to get a blood test. एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो गायनकोलॉजिस्ट के पास गई, डॉक्टर के पास गई, उनको बोला गया कि ब्लड टेस्ट करवाइए। Which of the following hormone will be increased in blood due to gonadotropin activity in normal pregnant female? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब किस हार्मोन का प्रोडक्शन या सिंथेसिस होगा। तो बेटा एचसीजी क्या करते हैं? एचसीजी जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं या सिंथेसिस करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। फाइन, प्रोजेस्टेरॉन की। तो यहाँ पे देखिए आपको सी पे मिल रहा है, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पूछा क्या जा रहा है? गोनाडोट्रोपिन, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। इजी है ना, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। अ मैरिड कपल वांट टू फॉलो अ बर्थ कंट्रोल measure which is easy to use and have less side effect and the effect are reversible. पूछा जा रहा है कि एक मैरिड कपल है जो कि बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब दे डोंट वांट अ बेबी। अभी प्रेजेंट में कौन सा इजी मेथड है जिसका लेस साइड इफेक्ट है और रिवर्सिबल है, मतलब चाहे जब चाहे तो वो बेबी कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो ये बताना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल इन दिस केस, मतलब कि इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल मेजर है जो इस केस के लिए, इस कपल के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड होगा और रिलायबल होगा। कौन सा होगा बच्चों? सबसे इजी और लेस इफेक्ट की अगर बात करें और रिवर्सिबल की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं फिजिकल बैरियर्स, लाइक कॉन्डोम्स होते हैं, तो वो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन है, implants the progesterone or progesterone estrogen combination are used by the female usually under the, implants कहाँ यूज किए जाते हैं? implants अगर फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना हो तो कहाँ इंसर्ट किया जाता है? दैट इज बिहाइंड द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, और स्किन ऑफ इनर आर्म अबव एल्बो, एल्बो के ऊपर इनर आर्म के पास होते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है। इस क्वेश्चन में आप लोग गलत भी कर सकते हो कि कुछ तुक्का लगाने की कोशिश करो, तो ऐसा मत करना। स्किन जो होता है इनर आर्म का अबव एल्बो, वहां पे इसको इंसर्ट किया जाता है। इम्प्लांट्स की बात हो रही है, फाइन, तो इसको वहां पे लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक। फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये बताना है आपको। फिलीफॉर्म क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को अंदर मूव करा देते हैं। तो इनकी क्या होती है? सेल्युलर थिकनिंग एट सिनर्जिड सेल। फिलीफॉर्म एपरेटस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज सेल्युलर थिकनिंग एट सिनर्जिड सेल्स। यही होगा, यही करेक्ट ऑप्शन है भाई, है ना, यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर विच आर कलरलेस। छोटे छोटे फ्लावर हैं, कलरलेस हैं, विदाउट नेक्टर, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बिना नेक्टर के हैं, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा ये बताना है आपको। क्या होते हैं बेटा? क्या होगा मतलब दे आर एनिमोफाइलस। इट मीन्स कि उनका अगर पॉलिनेशन होगा दैट इज बाय द हेल्प ऑफ विंड, और विंड से अगर पॉलिनेशन होता है जिन फ्लावर्स में तो उनको क्या कहते हैं? एनिमोफाइलस फ्लावर। क्लियर? स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर जो कि कलरलेस होते हैं, विदाउट नेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एनिमोफाइलस फ्लावर के। क्लियर? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। ये क्वेश्चन क्या है? A cross between tall pea plant with green pod and dwarf pea plant with yellow pod will produce dash tall F2 plant out of 16. क्या कह रहे हैं? क्रॉस करवाया गया टॉल पी प्लांट विथ ग्रीन पॉड्स। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, टॉल पी प्लांट है और उसके ग्रीन पॉड्स हैं, फाइन। तो ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा ना। और क्या है? डॉर्फ पी प्लांट विथ येलो पॉड। ये डॉर्फ पी प्लांट है और इसके पॉड्स येलो हैं। कितना प्रोड्यूस करेंगे F2 में, 16 में से? तो बेटा कितने होते हैं? 9:3:3:1। ये हो गया पूरे 16। 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। तो ये हो गया 16। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 16। इसमें से कह रहे हैं कि टॉल कितने होंगे? टॉल कितने होंगे बेटा? टॉल होंगे आपके 12। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? दैट इज सी। ये करेक्ट है ना, तो ये आपका सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस प्रोजेनी रेड डोमिनेंट फ्लावर हेटेरोजाइगस वेर क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर, द रिजल्ट विल बी। मतलब एक प्रोजेनी इनको दी हुई है, ये प्रोजेनी है, करवाएं बेटा। तो हमें पहले देखते हैं यहाँ पे आर जो है ये रेड है, फाइन। अब अगर हम लोग बात करें वाइट फ्लावर की तो इसका ये सिंबल है, ओके। गैमेट क्या मिलेंगे बेटा? ये बनेगा इससे, ये बनेगा इससे, ओके। नाउ वी हैव टू डू क्रॉस। क्रॉस करवा दे। यहां पे अगर देखें, क्रॉस करवा दो, देखो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो हम लोग को ये मिलेगा। नेक्स्ट पे अगर देखें एंड एट लास्ट वी विल गेट दिस। मतलब आप देखिए सारे इक्वल रेशियो में मिल रहे हैं, जितना ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इट मीन्स वी कैन से 1:1, ये रेशियो में मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1:1 किसका रेशियो है बेटा? ये रेड का है और ये वाइट का है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 350 रेड इज टू 350 वाइट, मतलब कि 1:1 का रेशियो है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे भी नहीं, नन ऑफ दीज। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, 1:1 का रेशियो मिल रहा है। फाइन। ऐसे क्वेश्चन बेटा जो भी आए इसको जल्दी से क्रॉस करवा के चेक कर लीजिएगा और उसी में आपका फायदा भी है, वरना अगर गलत हो गया तो आप तुक्का लगाने में गलत कर सकते हो। तो ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं लगाइएगा और बिल्कुल सही सही अच्छे से तुरंत क्रॉस करवा लीजिएगा। टेस्ट क्रॉस करवाना बहुत ईजी है, आपको पता है और आपको आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। When a tall and red flowered, tall और red flowered individual is crossed with, किससे क्रॉस करवाया गया? Dwarf and white flower. Individual phenotype in the progeny is dwarf and white. Phenotype जो मिले ये कैसे मिल रहे हैं? Dwarf and white. Progeny जो है What will be the genotype of tall and red flower individual? मतलब हमें बताना है कि जीनोटाइप क्या होगा टॉल और रेड फ्लावर का, इंडिविजुअल्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें टॉल और रेड फ्लावर भी है, डॉर्फ और वाइट फ्लावर है ना। इनका क्रॉस करवाया गया, जो फिनोटाइप आए वो डॉर्फ और वाइट आए। हमें किसका बताना है? जीनोटाइप बताना है टॉल और रेड फ्लावर का, मतलब पेरेंट प्लांट का बताना है कि उनका जीनोटाइप क्या होगा। क्या होगा बच्चों? देखो कुछ ऐसा होगा, ये होगा जीनोटाइप, क्योंकि क्या कह रहे हैं, रेड फ्लावर भी है और टॉल भी है, ये होगा आपका। तो ये आपका देखिए यहाँ सी पे मिल रहा है, यही होगा ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखें हम लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं क्या है। If a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is क्या होगी? That is sex linked recessive disease होगी ना, क्योंकि क्या कह रहे हैं जो जेनेटिक डिजीज है ये ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? फेनोटाइपिकली नॉर्मल, बट किसको ट्रांसफर हो रहा है? करियर फीमेल से सिर्फ कुछ मेल प्रोजेनी को। तो ये क्या होंगे? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होंगे, लाइक हीमोफीलिया हो गया, तो ये होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, देखो क्या हो रहा है, फीमेल से मेल में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स वाई। ओके तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है और सेक्स लिंक है जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में ट्रांसफर होता है। ओके इस क्वेश्चन में देखते हैं। देयर आर 5 डॉटर एंड नो सन इन अ फैमिली। एक फैमिली है जहां पे 5 डॉटर हैं और कोई सन नहीं है। इट मे बी ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है? फादर प्रोड्यूस ओनली एक्स कंटेनिंग स्पर्म। क्या फादर सिर्फ एक्स कंटेनिंग स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं? तो ये तो नहीं है, क्योंकि कोई भी मेल क्या करते हैं, एक्स और वाई जो स्पर्म होता है वो कंटेन करते हैं एक्स और वाई दोनों को। ओके फादर प्रोड्यूस नो स्पर्म एट ऑल। अब बिना स्पर्म अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो डॉटर्स भी कैसे फॉर्म होंगी? नहीं होंगी ना, तो ये भी गलत हो गया। 5 टाइप स्पर्म आर वीकर एंड नॉट इफेक्टिव, ये भी गलत है, क्योंकि देखो क्या होता है, डॉटर और सन होना प्रोबेबिलिटी होती है और इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? गैमेट्स होते हैं। लाइक फीमेल में कौन से गैमेट्स बनते हैं? एक्स एक्स, और मेल में कौन से बनते हैं? एक्स और वाई। कोइंसिडेंटली हो सकता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही हर बार फर्टिलाइज हो एक्स से, हो सकता है कि नहीं, और वाई जो गैमेट है ये फर्टिलाइज ही नहीं हो पा रहा हो सकता है। सो लास्ट ऑप्शन देखिए, बाई चांस ईच टाइम एक्स स्पर्म फर्टिलाइज द एग, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ एक चांस की ही बात है कि जो एक्स स्पर्म है ये फर्टिलाइज हो जा रहा है हर बार एग से, वाई गैमेट को चांस नहीं मिल पा रहा है। ओके तो ये प्रोसेस है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 जीन आर एंड वाई, 2 जीन्स हैं आर और वाई, located very close on the chromosomal linkage map of maize plant। किस प्लांट की बात हो रही है बेटा? मेज प्लांट की बात हो रही है। When RRYY and RRYY genotype are hybridized, the F2 segregation will show। यहाँ पे बताना है कि अगर ये दोनों जीनोटाइप का हाइब्रिडाइज किया जाए तो F2 सेग्रीगेशन क्या शो करेगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो R और Y हैं लोकेटेड है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के,
क्रोमोसोमल लिंकेज मैप पे, जो कि मेज प्लांट में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे RRYY और RRYY जो जीनोटाइप है इनको हाइब्रिडाइज करवाया गया, तो जो F2 सेग्रीगेशन है ये कैसा शो करेगा? इट मीन्स कि जो F2 सेग्रीगेशन अगर इनका देखा जाए तो वो बड़ा क्लोज होगा अपने पेरेंट प्लांट के, है ना, बहुत ज्यादा उनके क्लोज होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ज्यादा क्लोज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल प्लांट के टाइप के ही प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। मतलब जैसे कि पेरेंटल प्लांट थे वैसे ही नंबर में ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे सी पे देखिए, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, डीएनए की अगर बात करें तो इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमीन इज 20%। थायमीन का परसेंट कितना है? 20%। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? ग्वानिन का परसेंटेज बताना है बच्चों। तो थायमीन का परसेंटेज, चरगैफ रूल आपको पता है, चरगैफ रूल में क्या होता है, A = T और क्या होता है, C = G। मतलब एडिनोसिन = थायमीन और साइटोसिन = ग्वानिन। यहाँ पे कह रहे हैं मतलब थायमीन का परसेंटेज 20 है, तो A का परसेंटेज, एडिनोसिन का परसेंटेज कितना होगा, ये भी 20% होगा। फाइन, अब ये तो ओवरऑल हो गया कितने, 40% हो गए। कितने बचे बेटा 100% में से? 60%। तो C और G की वैल्यू कितनी होगी? इनको क्या होना पड़ेगा, इनको 30% = 30% होना पड़ेगा ना, तभी तो ये 100% को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 60 और 40 कितना होता है, 100%। समझ में आया? आंसर कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखिए 20, 40, 30, ये देखिए आपको यहाँ पे मिल गया है 30। कुछ बच्चे हो सकता है 60 पे टिक कर दे, तो ऐसा मत करना क्योंकि सिर्फ थायमीन का परसेंटेज दिया है 20, एडिनोसिन और थायमीन का मिला के 40 हो रहा है, तो C और G का मिला के 60 होगा। क्लियर? तो ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। सी, क्या क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of a DNA double helix is a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is approximately, क्या करेंगे बच्चों, देखो 0.34 है, इसको नैनोमीटर में लिखा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बेस पेयर या मीटर में अगर बनाएं तो ये हो जाएगा 10 to the power -9 मीटर हो जाएगा। नाउ इसके बाद क्या होगा, एक मिनट, 0.34 into 10 to the power -9 मीटर, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर दिया हुआ है। ओके, ये दो वैल्यू आपको दी हुई है। अब इसका क्या करोगे हम लोग, देन द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए पूछे हैं तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, तो ये देखो 0.34 into 10 to the power -9 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। ठीक है, ये मीटर है, 10 to power 9 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 0.34 से मल्टीप्लाई करोगे अगर 6.6 का, तो आंसर क्या आएगी बेटा, आंसर आएगा 2.2 मीटर अप्रॉक्स, यही आंसर आएगा, है ना। करके आप देख सकते हो अपने कॉपी पेन पे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर करेक्ट मैच कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे आपका आंसर बी दिया हुआ है 2.2 मीटर और ये करेक्ट है। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, बहुत ध्यान देना क्या होने वाला है, वी डोंट नो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम लोग गेस कर सकते हैं, बाकी तो बोर्ड के पेपर पे डिपेंड करेगा क्या आने वाला है। सी, आइडेंटिफाई द लेबल A, B, C and D इन द गिवन डायग्राम ऑफ mRNA। डायग्राम क्लियर है, इसमें हमें लेबल्स बताने हैं, A, B, C और D पे क्या है। ये देखो A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, इस पे हमें बताना है क्या है, बस नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो बताओ क्या होगा। सी, यहाँ पे क्या होता है, A पे क्या है बेटा, A पे है आपका मिथाइलेटेड कैप। फाइन,
बी पे क्या है, यहाँ पे ये है नॉन कोडिंग रीजन, फाइन। सी पे क्या है, ये क्या है, दैट इज कोडिंग रीजन। और डी पे क्या है, डी पे है आपका यहाँ पे पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। ये हो गया। चलो जरा देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। मिथाइलेटेड कैप, ये देखो यहाँ पे है मिथाइलेटेड कैप, यहाँ पे है मिथाइलेटेड कैप और यहाँ पे है मिथाइलेटेड। मतलब अब हमारा इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें बी पे देखना पड़ेगा क्या है। तो बी पे है इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ पे है नॉन कोडिंग रीजन और यहाँ पे है कोडिंग रीजन। समझ में आ रहा है कौन सा आंसर होगा? समझदार लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर सी पे क्या है, कोडिंग रीजन, और डी पे क्या है, पॉली ए टेल। कौन सा आंसर हुआ बच्चों? ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको खुद पता चल सके कि कितने आंसर सही होंगे। ओके, इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, देखो हर्शे एंड चेज का दूसरा क्वेश्चन आ गया। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाज यूज्ड टू कल्चर बैक्टीरियोफाज व्हिच रिजल्ट इन रेडियोएक्टिव। हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उसको यूज किया गया कि वो कल्चर कर सके बैक्टीरियोफाज का, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रिजल्ट था रेडियो एक्टिव में, विच रिजल्ट इन रेडियो एक्टिव। अब क्या हुआ बेटा, रेडियो एक्टिव क्या बना, डीएनए बना, प्रोटीन बना, बैक्टीरियल कैप्सूल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तुरंत कर लोगे। क्या होगा, जो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो यूज किया गया था टू कल्चर बैक्टीरियोफाज, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ था, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया था उसका जो डीएनए था, मतलब जो डीएनए था वो वायरल हो गया था, है ना, उसमें कुछ इन्फेक्शंस आ गए थे। सो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन है आपका वायरल डीएनए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओहो, ये भी है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है, और अच्छा क्वेश्चन है। इट टुक हाउ मेनी इयर्स टू स्टडी द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंटायरली एंड इट वाज कंप्लीटेड इन, कितने साल लग गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में, और इसको कंप्लीट कब हुआ था? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पता है आप लोग को, जो मतलब जीन्स के बारे में पता किया जाता था कि ह्यूमन बॉडी में कितने जीन्स हैं, उस बारे में कितने साल लगे थे बेटा? तो इसको लगे थे ओवरऑल 13 ईयर्स, 13 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। कितना लंबा प्रोजेक्ट था सोचो। तो ये 13 साल लग गए थे और ये कंप्लीट हुआ था आपका 2003 में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 13 ईयर्स 2003। एक भी पता हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है यहाँ भी 13 दे दे, यहाँ भी 13 दे दे, वहां भी 13, वहां भी 13, पूछ दे ईयर ही आपसे डायरेक्ट, है ना, या ईयर सही दिया हो और ये नंबर ऑफ ईयर्स चेंज कर दे, तो ये इस क्वेश्चन में बन सकता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, आंसर बता ही दिया, 13 ईयर्स लगे थे, 2003 में कंप्लीट हुआ था। ओके, कह रहे हैं अ मैकेनिज्म दैट कैन कॉज अ जीन, एक मैकेनिज्म है जो कि कॉज होता है जीन टू मूव फ्रॉम वन लीकेज ग्रुप टू अनदर। इसको क्या कहते हैं? मतलब कि जो यहाँ पे एक टेक्निक की बात हो रही है, मैकेनिज्म की बात हो रही है, जिसकी वजह से जो जीन है ये मूव कर रहा है फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे पे। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब वो ट्रांसलोकेट हो रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन देखिए आपका ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रू। एक जीन जो है वो मूव कर रहा है वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर एंड इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है, क्या करोगे इसमें? लेट्स सी। आइडेंटिफाई द आरएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द गिवन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अलोंग विथ इट्स पोलैरिटी। मतलब इसकी पोलैरिटी के साथ हमें बताना है कि जो आरएनए स्ट्रैंड है, ये दिया हुआ है, ये वाला आरएनए स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताना है उसकी पोलैरिटी के साथ। ओके बच्चों, A इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखो, A इक्वल टू क्या होगा? U इक्वल टू क्या? A यहाँ पे T दिया है ना, तो ये तो होगा नहीं,
एक मिनट, A इक्वल टू U, फाइन। T इक्वल टू क्या होता है, T की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो T क्या है, A, और G इक्वल टू क्या होता है, C, एंड C इक्वल टू क्या होता है, G। ओके, क्लियर है। चलिए देखा जाए अगर, तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि कौन सा इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। A की जगह पे U होगा, T की जगह पे A, G की जगह पे C, C की जगह पे G। फाइन, कम टू C। ये यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, A की जगह पे U, T की जगह पे A, G C, और यहाँ पे C की जगह G, A की जगह पे U, T की जगह पे A, G की जगह पे C, C की जगह पे G, ये मिल रहा है A की जगह पे U, फिर T की जगह पे A, ये यहाँ और ये यहाँ। करेक्ट है, इट मीन्स कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, फाइन। पोलैरिटी भी चेक करना है बच्चों, तो पोलैरिटी आप देख लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ओके, क्लियर है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग पोलैरिटी गलत कर दीजिएगा तो उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। फाइन, चलिए तो बेटा यहाँ पे आपका सेक्शन बी जो है वो खत्म हो गया, सेक्शन बी खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे। करने कितने होंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन। ओके, अब इन 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन केस स्टडी से होगा, एक केस स्टडी होगा जिससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन होंगे, रिमेनिंग 6 क्वेश्चन उसके बाद होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका, और इसमें भी लिखा है जो अटेम्प्ट पहले 10 क्वेश्चंस होंगे उसी को हमें कंसिडर किया जाएगा मार्किंग के लिए। ओके, केस स्टडी में आपको डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में बच्चों बना हुआ है कोई प्लांट का पार्ट। ओके, हमें बताना है ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आंसर बताने हैं क्वेश्चंस के। ये आपका पूरा डायग्राम दिया हुआ है और ये केस स्टडी है आपकी। The labeled part of Gynoecium that determine the compatible nature of pollen is, जो लेबल पार्ट है गाइनीशियम का जो कि डिटरमाइन कर रहा है कंपैटिबल नेचर पॉलन ग्रेन के लिए, वो क्या है, X मतलब वो जो टॉप पे है, Y एंड W, ओके, Z जो मिडिल में है, और X एंड Y। देखो बेटा जो लेबल पार्ट है गाइनीशियम का यहाँ पे है ना X, ये क्या है, ये कंपैटिबल नेचर है पॉलन ग्रेन के लिए। X क्या है बच्चों, X स्टिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो X करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी बड़े इजी होते हैं, या तो आपको केस दे दिया जाएगा या आपको डायग्राम दे दिया जाएगा। अगर आप बायो पढ़े हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको डायग्राम ही मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी केस स्टडी का, और हम लोग देखते हैं क्या है ये। ऑब्जर्व द डायग्राम, वही डायग्राम है, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ जेड। जेड का फंक्शन पूछ रहे हैं यहाँ का कि क्या सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ओके, क्लियर है, चलिए देखते हैं अगर हम लोग, तो ये क्या कह रहे हैं, इट एक्ट एज अ नरिशमेंट मीडियम फॉर द न्यूली फॉर्म जाइगोट, इट एक्ट एज अ it act as a conduct to transport male gamete from stigma to ovule, it act as a conduct to transport male gamete from ovule to stigma, or it store the digested part of the degraded tissue of stigma and style। क्या कर रहा है बच्चों, अगर Z की बात करें तो ये कैसा काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेल गैमेट को। यहाँ पे मेल गैमेट आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स वहां पे आएंगे तो ये यहाँ से पास होते हैं, यहाँ से पास होते हैं और ये अंदर चले जाते हैं प्लांट की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, मतलब ओव्यूल के पास। तो ये क्या काम किया, इट एक्ट एज अ कंडक्ट टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल। क्लियर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड W इज, कौन सा स्ट्रक्चर W के पास है वो बताना है आपको। W कहाँ है बेटा, देखो यहाँ पे है, ये है ना W। अब हमें बताना है डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम और रीडिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या है बच्चों ये, दैट इज
यहाँ पे देखिए W पे, ये क्या है? इंटेग्यूमेंटेड, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे C पे है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओके, ये क्या काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, मेल गैमेट्स आ रहे हैं, उसको ये ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ ओव्यूल के पास। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Starting from the innermost part, the correct sequence of part in an ovule is। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा ओव्यूल में, ये बताना है आपको। सबसे बेटा करेक्ट, सबसे पहले क्या आता है? सोचो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आता है एग, है ना। स्टार्टिंग पार्ट से इनर मोस्ट पार्ट, स्टार्टिंग नहीं इनर मोस्ट, मतलब जो सबसे डेप्थ में होता है उसकी बात करें तो सबसे इनर मोस्ट क्या होता है? एग होता है। ओके, तो यहाँ पे मिलता है एग, फाइन। उसके बाद क्या मिलता है? एम्ब्रियोसेक। उसके बाद क्या मिलता है? न्यूसिलस। और उसके बाद क्या मिलता है? इंटेग्यूमेंट। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो हमारा मिला एग, एग मिला यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद क्या मिला बच्चों? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक आपका यहाँ पे है, फिर न्यूसिलस, फिर इंटेग्यूमेंट। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके फाइन। और क्वेश्चन है इसमें, माइक्रोपाइल एग्जिस्ट इन एग्जिटिंग। माइक्रोपाइल कहाँ होता है? माइक्रोपाइल जो होता है ये सीड और ओव्यूल दोनों में होता है ना। जो सीड का पार्ट होता है उसमें भी और जो ओव्यूल के पार्ट होते हैं उसमें भी। सीड ओव्यूल बोथ ए एंड बी, मतलब कि सीड और ओव्यूल में और फ्रूट में क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी, सीड और ओव्यूल दोनों में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, चलिए इन अ फ्लावर, एक फ्लावर की बात हो रही है। In a flower, if the megaspore mother cell form a megaspore without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develop into an embryo, its nuclei would be। सी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कोई फ्लावर है, उसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है, MMC है, ये फॉर्म कर रहे हैं मेगास्पोर को, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मतलब उनमें मियोसिस नहीं हो रहा है। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप, और जो मेगास्पोर, एक मेगास्पोर है वो डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियोसेक में, उसके न्यूक्लियाई बतानी है कि हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे, कुछ हैप्लॉइड होंगे, कुछ डिप्लॉइड होंगे, या फिर वैरी करेंगे उनकी पोलैरिटी। क्या होगा बच्चों? यहाँ भी बताओ क्या होगा? क्या वो हैप्लॉइड होंगे, क्या वो डिप्लॉइड होंगे, या फिर फ्यू हैप्लॉइड एंड फ्यू डिप्लॉइड, या फिर वैरिंग प्लॉइडी? ये देखो क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो जो फ्लावर है ये क्या हो रहा है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो हो रहे हैं ये फॉर्म कर रहे हैं मेगास्पोर को विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मतलब उसमें मियोसिस नहीं हो रहा है। ओके, और उसमें से एक मेगास्पोर जो है वो डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियोसेक में, तो उसकी न्यूक्लियाई क्या होगी? उसकी न्यूक्लियाई जो होगी दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होते हैं? 2n। ओके क्लियर, तो ये होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। फाइन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैरियोटाइप दिया हुआ है। The given figure represent karyotype of an individual who inflicts with these chromosomal disorder। वो इन्फेक्टेड है किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। अब हमें बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दोज हु सफर फ्रॉम दीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि जो पर्सन सफर हैं वो किस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से हैं, और मतलब रिलेटेड क्या है। फाइन, सोचो बच्चों, ये आप कैरियोटाइप देखो और इसमें क्या है। ठीक है, सी क्या दिया है? These disorder occur due to failure of segregation chromatid during cell division which result in the gain of chromosome। कुछ आपको इसमें चेंजेस दिख रहा है? ये जो डिसऑर्डर दिया है ये तो श्योर है कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और ये इसकी कैरियोटाइपिंग दी हुई है पूरी।
नाउ बच्चों क्या होता है, ये किसका कैरियोटाइप है, दिख रहा है आपको, ये कैरियोटाइप है डाउन सिंड्रोम का। इसमें क्या होता है, ये जो डिसऑर्डर होता है दैट इज अकर ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स का जब सेग्रीगेशन होता है तो वहां पे ये फेल हो जाते हैं। कब फेल होते हैं, जब इनका सेल डिवीजन होता है, सेल्स का डिवीजन होता है तो उस टाइम पे ये फेल हो जाते हैं और इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ये गेन कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को। ओके तो ये डाउन सिंड्रोम का डिसऑर्डर है। यहाँ पे देखिए डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ओके ये क्वेश्चन देखो, ये भी डायग्राम बेस्ड है और अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द क्रॉस शोन बिलो, क्रॉस दिया गया है, इसमें देखिए पेरेंट है ये नॉर्मल मेल है, ये करियर फीमेल है। ओके ऑफस्प्रिंग्स इनके बन रहे हैं, ये नॉर्मल डॉटर हैं, ये करियर डॉटर हैं, ये नॉर्मल सन है, ये कलर ब्लाइंड सन है। अब क्या बताना है, फ्रॉम द अबव क्रॉस इट इज क्लियर दैट कलर ब्लाइंडनेस इज, इस क्रॉस से हमें क्या पता चल रहा है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है भाई, ये किसका एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंड का है, दैट इज क्लियर, यहाँ पे कलर ब्लाइंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जो ये पास हो रहा है, ये किसके थ्रू पास हो रहा है, मदर के थ्रू ना, तो वो क्या होगा, वो होते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सी यहाँ पे मैन क्या है, जो मेल है मतलब जो फादर है ये नॉर्मल है और ये जो मदर है ये करियर फीमेल है, मतलब इनके जो फादर रहे होंगे उनको कलर ब्लाइंडनेस रहा होगा, तभी एज अ करियर ये वर्क कर रही हैं। आइदर अगर ये टोटली कलर ब्लाइंड होती तो ये करियर नहीं लिखा होता ना, करियर है मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं गैमेट्स को, तो इस वजह से इनका जो सन है ये कलर ब्लाइंड है। और ये किस पैटर्न में होता है बेटा, तो ये भी क्रॉस पैटर्न में होता है। ओके मतलब मदर से सन को होगा, मदर से डॉटर को नहीं होता है, डॉटर करियर का काम कर सकती है वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखें। ओके ये क्वेश्चन है आपका, नेम द एंजाइम दैट इज ट्रांसक्रिब्ड बाय जीन जेड, यहाँ पे बताना है और यहाँ पे बताना है एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिब हो रहा है बाय जीन जेड से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो कौन सा एंजाइम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यहाँ पे यही तो इन्वॉल्व होता है। जेड पे क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यहाँ पे देखिए लैक ए लिखा हुआ है, बी पे लिखा हुआ है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, हम बता रहे हैं ना, जितने अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आपने डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी तो नो डाउट आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, कोई शक की ही बात नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है वहां शक की। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन अ यूकैरियोटिक सेल, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोटिक सेल में। व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ स्टेप डी does not occur during this process, अगर यहाँ पे स्टेप डी नहीं होगा तो बताना है कि क्या होगा, क्या उससे ट्रांसक्रिप्शन इज हॉल्टेड और अफेक्टेड, या फिर ट्रांसलेशन इज अफेक्टेड, या फिर ट्रांसलेशन इज इंक्रीज्ड और नन ऑफ दीज। देखो डी पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, अगर मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट के एब्सेंस में, या फिर अगर कहें रिजल्ट क्या होगा डी का, मतलब जब डी नहीं होगा वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे ट्रांसलेशन जो होगा ना वो अफेक्ट होगा, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ये जो डी की कैपिंग है ना, ये हेल्प करते ही हैं ट्रांसलेशन में, तो अगर यही नहीं रहेंगे तो ट्रांसलेशन ही तो नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन आपका अफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का, और ये क्वेश्चन क्या है, सी, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम आपको कहीं देखा देखा लग रहा है, कुछ पहचान रहे हो आप इस डायग्राम को। स्टडी द फिगर गिवन बिलो, नेम द टेक्निक डेपिक्टेड इन फिगर, ये एक टेक्निक दी हुई है, इसके बारे में आपको बताना है।
ज़रा दिमाग पे जोर डालो और देखो कि कहाँ इस टेक्निक को पढ़ा था। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा। ये टेक्निक जो है दैट इज द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यहाँ पे सी पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 7, 2, 2, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 16। अब क्या हो रहा है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, कैरियोटाइपिंग की गई, एम्प्लीफाइड किया गया। सी अब ये क्राइम सीन से डीएनए लिया गया है, जहां पे कोई क्राइम हुआ था वहां से डीएनए लिया गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स दिए हुए हैं, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, और ये दिया हुआ है एम्प्लीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ जेल गिवन अ डीएनए फिंगरप्रिंट्स। मतलब यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं। कौन सी टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू इसको करवाया जाता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ यूज की जाती है, फिंगरप्रिंट्स ले लिया जाता है और कोई कहीं क्राइम सीन हुआ हो, कहीं क्राइम हुआ हो तो वहां से फिंगरप्रिंट्स भी लिया जाता है। जो कोई मान लो कोई जो अपराधी होता है उससे मैच कराया जाता है कि क्या ये फिंगरप्रिंट्स उनसे मैच कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक अप्लाई की जाती है, कैरियोटाइपिंग नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। उससे मैच कराया जाता है कि क्या ये डीएनए का जो सैंपल मिला है वो मैच कर रहा है। अगर मैच कर जाता है इट मीन्स ही इज अ क्रिमिनल और शी इज अ क्रिमिनल, और नहीं मैच किया तो वो नहीं। ओके, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वही बुक है जिस बुक के बारे में हमने आपको बताया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर की यही बुक है, इसी से सारे क्वेश्चन है और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, सारे सैम्पल पेपर 10 के 10 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो और एक क्विक रिवीजन कर लेते हो तो बहुत सही होने वाला है, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आप टोटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे अपने पेपर्स को लेके। तो आप रिवाइज करिए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।